सिलेबस में सबसे पहले जो पार्ट आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कितने नंबर का है ये एरिया? ये 25 से 35 नंबर का। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं जी? 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक हो गया। उन 5 कंपोनेंट में से आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम समझ लिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ लिया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपने पढ़ लिया FAR 1 में, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आपने पढ़ लिया FAR 1 में। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाते हैं नोट्स। नोट्स भी आपने FAR 1 में पढ़ लिए। तो ये बात समझ आ रही है? 5 चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे एडिशनल क्या पढ़ना है कि जिसके 25 से 35 नंबर। बच्चों, पहले हमने एक सेपरेट बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि एक बिजनेस अकेला ही काम कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल में बना रहे हैं। अब अगर एक बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर ले तो उसको फिर दोनों बिजनेस के डाटा मर्ज करना होगा। क्या करना होगा? दोनों बिजनेस के डाटा को मर्ज करके लिखना होगा। उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं? तो अगर कंसोलिडेशन करनी पड़ जाए तो उस वक्त इनकम स्टेटमेंट, दो इनकम स्टेटमेंट को आपस में कैसे मर्ज करना है, दो बैलेंस शीट्स को आपस में कैसे मर्ज करना है। ठीक हो गया जी। तो उस लिहाज से आप FAR 2 में चीजें पढ़ेंगे कि भाई कंसोलिडेशन हमने कैसे करनी है अगर दो बिजनेस आपस में मर्ज हो जाए। यहाँ तक की बात में लगी है। तो ये सारी चीजें हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो उसमें बच्चों याद रखिएगा 25 से लेकर 35 नंबर का आपको पेपर आएगा। ये बात समझ आ गई? फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स है, उसका सवाल भी अगर आपको आएगा, कितने नंबर का एरिया आएगा? 25 से 35। ये 25 से 35 का मतलब ये नहीं कि एक ही सवाल आएगा 35 नंबर का। मेरे 2 सवाल 3 सवाल भी हो सकते हैं, कोई 2 सवाल 10-10 नंबर के, तीसरा सवाल जो है वो 15 नंबर का, इस तरह से भी हो सकता है। अब अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट अगर हम देखें, देखिए IAS 1 जो है ना वो क्या है जी? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। फिर IAS 10 है जी, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब फर्ज करें 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड खत्म हो जाता है, लेकिन आपने पढ़ा था कि भाई रिपोर्ट जो कंपनी जारी करती है ना वो AGM में जारी करती है। AGM पढ़ लिया आपने? वो फर्ज करें जी 31 मार्च को आपकी AGM हो रही है। कब हो रही है? 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के दरमियान कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिसके ऊपर ऑडिटर की नजर होगी, क्योंकि ऑडिटर 31 मार्च तक बैठा हुआ वहां पे। 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो कुछ हो रहा होगा ना उसको बड़ा गौर से देख रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है उसको लगे कि 31 दिसंबर की वैल्यू ठीक नहीं है। 31 दिसंबर वाले दिन जो वैल्यू बताई गई है वो 2 नंबर की, खराब थी, फ्रॉड था, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट थी। तो उन बातों का सबूत उसको मिलेगा 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के टाइम ड्यूरेशन के दौरान। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसका नाम क्या है जी? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कि भाई रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जो इवेंट अकर हुए हैं क्या उनकी वजह से बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स आपने वैसे पढ़ लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ ना, टैक्स का पेपर दे दिया ना। तो एक तो वो टैक्स है जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक हमने टैक्स पढ़ना अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेंट जो है वो टैक्स को किस तरह से देख रहा होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला स्टैंडर्ड है जी फॉरेन करेंसी। अगर आपके कोई बिजनेस ऑपरेशन बाहर के मुल्क में है, UK में है, USA में है, दुबई में है, तो डेफिनेटली वहां की करेंसी पाकिस्तानी रुपीज तो नहीं है, पाउंड है, डॉलर है, दिरहम है, दिनार है। तो फिर उन वैल्यूज को जब आप अपनी बैलेंस शीट में लिख रहे होंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तानी रुपीज में लेके आना पड़ेगा। जहाँ पे 15 वैल्यूज पाकिस्तानी रुपीज में है तो 16वीं वैल्यू दिनार में तो नहीं ना हो सकती। ठीक हो गया। आप उन वैल्यूज को जमा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा? उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर करेंसी ऊपर जा रही है तो फायदा होगा, अगर करेंसी नीचे जा रही है तो नुकसान होगा। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ये क्या है जी? कि फर्ज करें आपकी एक कंपनी है लेकिन आपने किसी दूसरी कंपनी में भी पैसा लगाया हुआ है।
मतलब पेप्सी कंपनी है, उसने पैकेजेस के शेयर बाय किए हुए हैं, या पैकेजेस की कंपनी है, उसने कोका कोला में शेयर बाय किए हुए हैं। तो अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको आपने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कैसे करना है, ये वो टॉपिक है। फिर उसके बाद IS 37 है एंड इफ्रिक 1 है। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में प्रोविजन पढ़ी थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, याद आ रहा है कुछ कुछ? फिर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों कुछ और प्रोविजन भी होंगी जो आपने IS 37 में पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखना है कि जब आप प्लांट परचेज करते हैं तो 10 साल बाद इसको उखाड़ के बेचेंगे तो उसकी कोई ना कोई हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। या जब 10 साल बाद इसको उखाड़ेंगे तो उसके उखाड़ने पे खर्चा आएगा। वो खर्चा आज हमने एसिड की कॉस्ट में शामिल किया हुआ, लेकिन 10 साल बाद हो सकता है उतना खर्चा ना हो सकता है ज्यादा खर्चा हो सकता है कम हो। मतलब आज हमने अंदाजा लगाया है कि 10 साल बाद जब प्लांट उखाड़ेंगे ना, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक हो गया। ठीक है भाई। IS 37 और इफ्रिक 1 का कंसेप्ट क्या है कि अगर फर्ज करें आज आपने अंदाजा लगाया है कि प्लांट को 10 साल बाद उखाड़ेंगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन जब 10वें साल सची मुची पहुंचे तो वहां पे हो सकता है 80,000 रुपए का खर्चा है, या ये भी हो सकता है 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो खर्चा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है आपका एक अंदाजा था, वो अंदाजा गलत भी हो सकता है। ऐसे ही यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ का अंदाजा ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस होंगी जो आपने पढ़नी है। जैसे डीकमीशनिंग का मतलब ये है कि प्लांट को आपने उखाड़ा। रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि जो साइट तबाह होगी तो आपने उसको क्या करना है, दोबारा नॉर्मलाइज करना है। एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, इसके अलावा कुछ और लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एसी बेचते हैं, एसी बेचते हैं, फिर आप एसी बेचते हैं के साथ कहते हैं कि 3 साल तक इसकी सर्विस हमारे जिम्मे है, ठीक हो गया। तो उस 3 साल में हो सकता है कोई बंदा सर्विस आपसे करवाए और हो सकता है कोई ना करवाए। तो जिसने नहीं करवाई उसकी तो स्टोरी खत्म होगी, लेकिन जिसने करवानी है उसके खर्चे आपको पड़ने हैं। आप बंदा एक भेजेंगे उनके घर में जाके वो एसी साफ करेगा, तो उस बंदे को सैलरी तो देनी है ना, तो खर्चा तो आपको पड़ रहा है। तो वो भी क्या है, प्रोविजन, एक अंदाजा है। हाँ, कमरा नंबर क्यों चेंज हो गया सर जी? कमरा पता नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर प्रोविजन और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में कुछ मुलाजिम काम कर रहे थे, प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ और किसी मुलाजिम का बाजू कट गया, ठीक हो गया। अब वो मुलाजिम आपसे मांगता है कंपनसेशन कि मुझे 25 लाख रुपए दें। आप कहते हैं यार 25 लाख तो नहीं बंदा, तो पूरी जिंदगी में मेहनत कर देना तो तेरी 25 लाख सैलरी नहीं सी बनती, ठीक हो गया। वो कहना भाईजान सैलरी बांधी सी भावें नहीं सी बांधी, मैंने 25 लाख रुपए जो कंपनसेशन दो। आप कहते हैं 25 लाख नहीं देना, वो कहना ठीक है मैं केस करता हूँ। अब आपको टेंशन नहीं है कि केस करेगा ना तो बदनामी हो जाएगी। तो आपको क्या कर, आप उसको क्या करते हैं कि आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि यार 25 लाख मार गोली, 5 लाख रुपए ले रहा है। वो कहता नहीं 5 लाख थे नहीं 25 लाख। फिर आप सोचते हैं कि इज्जत प्यारी है कि पैसे प्यारे हैं। अगर तो पैसे प्यारे हैं तो कहेंगे ठीक है जाके केस कर ले, लेकिन अगर इज्जत प्यारी है तो फिर क्या कहेंगे कि यार कोर्ट में जाने से पहले पहले मामला यहीं पे रफा दफा कर देते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई आपके फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मुलाजिम आप पे केस कर देता है, उस केस के सेटल होने पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो भी क्या है आपका एक अंदाजा है। उसने तो 25 लाख मांग लिया, पॉइंट ये है कि आपने कितना देना है वो, और वो उस अमाउंट के ऊपर वो बंदा राजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका आप क्या करेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे, ठीक हो गया। तो IS 37 में बच्चों आपने इस तरह से अंदाजे जितने भी होंगे ना वो सारे डिस्कस करने। कोई केस आपके ऊपर होंगे और कोई केस आपने किसी और के ऊपर करने होंगे। तो वो सारे के सारे जो अंदाजे हैं जिसकी बेस पे या तो आपके सर पे लाइबिलिटियां होंगी
और यह आपके ऊपर है। एसेट्स होंगे, जो आपने लोगों से पैसे लेने हैं वो एसेट हैं, जो आपने लोगों को पैसे देने वो क्या है, लाइबिलिटी। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट IAS 38 एंड 632। अब IAS 38 क्या है? देखो हमने IAS 16 पढ़ा था FAR 1 में, IAS 16 पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल हो गई, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, इस तरह की चीजें जो है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन 12 लोग कंपनी का एसेट जरूर होते हैं, तो वो बैलेंस शीट में उनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर हम शो करेंगे। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई वैक्सीनेशन है, ठीक है जी, कोरोना की वैक्सीन बनाई है, तो उसे अरबों रुपया लोगों ने कमाया होगा, तो जिसने वैक्सीन बनाई होगी वो अपनी किताबों में उसको, उस फार्मूले को लिखता होगा। यहाँ तक की बात में लगी। फिर IAS 41 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब फर्ज करें आपके पास एक बंदा, वो कहता है मैं, मेरा काम ये है कि मैं, मेरे पास आमों का बाग है, हर साल जब फसल लगती है मैं आम तोड़ता हूँ, पेटियों में पैक करता हूँ, बेचता हूँ, और वो कहता है मेरी जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। तो फिर आपने देखना होगा कि यार इसके पास एसेट कौन कौन से हैं। अब एसेट उसके पास जो सारे हैं वो है दरख्त, तो फिर दरख्तों की कॉस्ट क्या होगी, दरख्तों को मैयर कैसे करना है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिर दरख्तों को डेप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, कब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब उसकी स्क्रैप वैल्यू मैयर करेंगे, कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो वो क्या है, वो बायोलॉजिकल एसेट्स है। वो क्या है, उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IAS 41। यहाँ तक की बात समझ लगी। फिर IFRS 3 ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, जैसे दो कारोबार मर्ज हो गए। और फिर उसके बाद IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट से मुराद ये है कि जैसे पेप्सी कंपनी है, उसका 150 मुल्कों में काम हो रहा है, 150 मुल्कों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो पेप्सी कंपनी के जो मालिक है वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? वो कहते हैं यार पाकिस्तान के ऑपरेशन जरा हमें साइड पे करके दिखाओ, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, या इंडिया में दिखाओ, इंडिया में क्या चल रहा है, कितना कमाया, कितना लगाया, कितना बचाया, ये जरा डाटा में सेपरेट करके दिखाओ। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो वो जो मालिक पेप्सी के न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, उनके लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये ऑपरेटिंग सेगमेंट। कंपनी तो एक ही है, लेकिन 150 मुल्कों में इसके ऑपरेशन है। तो किसी एक इलाके को या किसी एक खिते को वो साइड पे कर देंगे, यार इसका डाटा हमें जरा साइड पे शो करके दिखाओ। तो उसके लिए बच्चों फिर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मींस कि अगर कोई कंपनी को बॉन्ड्स परचेज कर लेती है या किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लेती है, तो उन शेयर्स की वैल्यू या ऊपर जा रही होंगी या नीचे आ रही होंगी। ऊपर जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो उनको रिकॉर्ड कैसे करना, समझ आ रही है। मतलब एक कंपनी है, उसने प्राइस बॉन्ड परचेज कर लिया, हो सकता है कोई प्राइस निकला है, या प्राइस बॉन्ड नहीं परचेज किया, सादा बॉन्ड परचेज कर लिया जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट लगता रहेगा। उन बॉन्ड्स को कैसे आपने वैल्यू करना है, बैलेंस शीट में कैसे लिखना है, समझ लगी थी। फिर IFRS 10 है वंस अगेन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 3 और IFRS 10 में फर्क क्या है? ऊपर भी यही बात हुई है, नीचे भी यही बात हुई है। IFRS 3 में बात हो रही है कि जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया, सिर्फ उस दिन की बात होगी। और IFRS 10 कहता है कि बिजनेस एक्वायर करने के बाद जब बैलेंस शीट डेट आई है तो क्या करना। नहीं समझ आ रही। IFRS 3 क्या बताता है कि जिस डेट पे बिजनेस एक्वायर किया उस डेट पे क्या क्या करना। और IFRS 10 कि उसके बाद साल गुजर गया, अब साल गुजर गया तो बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट जब बनानी है तो कैसे बनानी है। जरूरी नहीं है कि जिस दिन बिजनेस एक्वायर किया बैलेंस शीट बनेगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। बैलेंस शीट तो अपनी डेट पे बनेगी ना, जो उसकी 31 दिसंबर डेट होगी उस दिन बनेगी। बिजनेस आपने एक्वायर किया 1 अप्रैल को, और बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर को। तो 1 अप्रैल को क्या करना है और 31 दिसंबर को क्या करना है, उसके ऊपर दो स्टैंडर्ड ला दिला सकते। और समझ आ गई बात। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चों IFRS 15। IFRS 15 कहता है कि भाई जब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो कैसे करना और कब करना। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो जिस दिन आपने कनेक्शन दिया उसी दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। आपको पता है कि आप पहले महीना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में पेमेंट होती है, ऐसी है। ऐसे वापडा वाले हैं, वापडा वाले क्या करते हैं, पहले आपको बिल भेज देते हैं। कैसे बिल भेजते हैं कि पहले आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, यूनिट जो कंज्यूम होते हैं उसके हिसाब से बिल भेजते हैं। लेकिन हॉस्टल वाले रेंट एडवांस में ले लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि वापडा वाले रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, हॉस्टल वाले रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले बंदे रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे। होंडा वाले जब गाड़ी बेचेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है जी।
तो अब हमने मुख्तलिफ किस्म के इदारों में देखना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे होता है, क्योंकि कुछ इदारे गाड़ियां बेच रहे हैं, मतलब गुड्स बेच रहे हैं, कुछ इदारे सर्विस बेच रहे होते हैं। समझ आ रही बात, ये कि नहीं आ रही? तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का टाइम क्या होगा, और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए अमाउंट क्या फाइनलाइज करनी है, वो बच्चों इस स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस करना है। उसके बाद है लीज। अगर कोई गाड़ी आपने किस्तों पे ली है, तो उस गाड़ी को आपने बैलेंस शीट में कहाँ पे रिकॉर्ड करना है और कितने पे रिकॉर्ड करना है, यहाँ तक की बात में लगी। फिर उसके बाद है जी कंपनी एक्ट, जिसमें आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्केड्यूल पढ़ना है कि भाई कंपनी एक्ट जो है उसमें कौन कौन सा स्केड्यूल किस किस कंपनी पे अप्लाई होता है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने पढ़ना है कोड ऑफ एथिक्स, कि जब आप कंपनी में जाके काम करेंगे तो आपके ऊपर कौन कौन से जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो अप्लाई होते हैं और कैसे कैसे आपने उसको फॉलो करना। ये आपका सिलेबस है, ये आपको समझ आ गया? वो बोलो तो सही। ठीक है जी। अच्छा, P2 या P1 का मतलब ये होता है कि आपने कितना डिटेल में स्टैंडर्ड को पढ़ना है। अगर P2 है तो P2 का मतलब ये है कि सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर होना जरूरी नहीं है, उसकी डिटेल एप्लीकेशन क्लियर होना भी जरूरी है। कि बेसिक बेसिक बातें नहीं आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपने FR1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पढ़ी थी, वो P1 लेवल था। P1 से क्या मुराद है कि बस वो बोनस शेयर को कैसे रिकॉर्ड करना है, राइट शेयर को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैश डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड करना है, बोनस डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड करना है, बस बात खत्म होगी। ठीक है जी, वो P1 लेवल था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? P2 लेवल का एक मतलब ये भी होता है बच्चों, उसमें जस्ट आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर करनी, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, T1 का मतलब होता है कि T1 मींस कि 8 से 10 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का सवाल आएगा? और T2 का मतलब होता है कि 20 नंबर का सवाल आ सकता है। जहां जहां पे T2 लिखा हुआ है ना, डेट मींस 20 नंबर का सवाल आएगा, और जहां पे T1 लिखा हुआ है उसका मतलब है 8 से लेकर 10 नंबर का सवाल आएगा। ठीक हो गया जी, और समझ आ गई है? तो ये बच्चों आपका सारा सिलेबस है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आपने क्लियर करनी है कि स्टैंडर्ड में ना, जो आप बुक देखते हैं, जो स्टैंडर्ड की जो बुक होती है, पिछले अटेम्प्टों में ना आई कैप ने अलाउ किया था कि आप स्टैंडर्ड की बुक साथ लेके जा सकते हैं। बात सुन लगी? स्टैंडर्ड की बुक आप साथ लेके जा सकते थे पेपर में, मतलब ओपन बुक एग्जाम होता था। अभी पिछली टाइम से आई कैप ने वो किताब लेके जाना बंद कर दिया है, क्योंकि आई कैप को रिजल्ट देख के फील हुआ कि लोग 3-3 घंटे किताबें खोल के बैठे रहते हैं, टाइम पे पेपर उनका मुकम्मल होता नहीं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा किताब लेके किताब की इजाजत अगर हम दें तो रिजल्ट गंदा आ रहा है, तो अगर हम किताब लेके जाने की इजाजत नहीं देंगे ना तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो लिहाजा उन्होंने किताब वाला सिलसिला बंद कर दिया। पर स्टैंडर्ड की अगर आप बुक देखेंगे ना बच्चों, तो उसमें स्टैंडर्ड दो तरीके से लिखे होते हैं। एक लिखे होते हैं IAS और एक लिखे होते हैं IFRS। IAS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS का क्या मतलब है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इन दोनों में फर्क कोई भी नहीं है, इन दोनों में फर्क बस पुराने वक्तों में IFRS को ही IAS कहा जाता था, ये पुराना नाम है। IAS बेसिकली क्या है? जो पुराने स्टैंडर्ड थे उनको क्या कहते थे? IAS। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई और चीज है और ये कोई और चीज है। अब उन्हीं IAS को नए नाम से पुकारा जाता है और उसका नाम क्या है? IFRS। तो समझ लगी? जैसे पुराने वक्तों में नए वक्तों में PRC है, पुराने वक्तों में क्या उसको कहते होते थे? ARC। नाम चेंज कर दिया, बाकी पेपर वही है, सारा कुछ वही है। और समझ लगी बात? तो बच्चों IAS 2 आपने पढ़ा हुआ है। IAS 2 क्या नाम है उसका? इन्वेंट्री। IAS 1 पढ़ा हुआ, IAS 2 पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। और आपने IAS 8 पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना? IAS 16 पढ़ा हुआ है, और IAS 23 पढ़ा हुआ है, 36 पढ़ा हुआ है, थर्ड, और कौन सा 20 पढ़ा हुआ है, 40 पढ़ा हुआ है। यहाँ तक की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो 2002 से पहले पहले पब्लिश हुए थे, मतलब 2002 के बाद IAS नहीं आया। 2002 के बाद जो स्टैंडर्ड आए हैं उसको क्या कहते हैं? IFRS कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है IFRIC, और यहाँ पे लिखा हुआ SIC।
ठीक है जी। होता ही है कि एक स्टैंडर्ड जारी कर दिया जाता है, कंपनियां उसको फॉलो करना शुरू करती हैं। कंपनियां जब फॉलो करना शुरू करती हैं तो उनको मसले मसाइल आते हैं, जिन मसलों का जवाब उस स्टैंडर्ड में नहीं होता। फिर वो कंपनियां अपने मसले दोबारा बोर्ड को भेजती हैं कि जनाब हमें ये मसला है, इस मसले के ऊपर हमें ज़रा गाइड करें, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। तो ऐसी बात जो स्टैंडर्ड में ना लिखी हो लेकिन प्रैक्टिकली कंपनियों को फेस करनी पड़े, उसके ऊपर वही बोर्ड जिसने स्टैंडर्ड बनाया था वो मजीद एक्सप्लेनेशन जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? उसको कहते हैं, पुराने वक्तों में जब जारी की जाती थी उसको कहते थे सिक। सिक मींस स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, एक कमेटी बैठती थी जो जो स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करती थी कि यार इस स्टैंडर्ड में ये लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है और इसका ये एप्लीकेशन भी हो सकता है। आवाज में लगी है। इसी तरह से आईएफआरएस के ऊपर जब वही कमेटी बैठी तो उसको सिक नहीं कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? इफ्रिक। इफ्रिक मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। काम दोनों का वही है, कमेटी भी सेम, नाम चेंज हो। और समझ आ गई है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसके देख लें कि इनटेंजिबल एसेट में ब्रांड आ जाता है, गुडविल आ जाती है, ठीक है जी, ट्रेडमार्क आ जाता है, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर आ जाता है, ये सारे के सारे क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। लेकिन उस जमाने में जब ये IS-38 बना था ना, उस जमाने में वेबसाइट वाला रौला कोई नहीं होता था कि लोग वेबसाइट से भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजोन है, ठीक है जी, जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, ये मुख्तलिफ किस्म की, जैसे क्या कहते हैं दराजदार पीके है, जैसे OLX है। अब लोग वेबसाइट से भी पैसे कमा रहे हैं। एक बंदा चीज बेच रहा है, दूसरा बंदा चीज परचेज कर रहा है और वेबसाइट वाले बीच में अपना कमीशन रख रहे हैं। तो एक कंपनी जिसने बनाई ही वेबसाइट है और वेबसाइट से पैसे कमा रही है, वो कहती है कि मेरी वेबसाइट का क्या स्टेटस है। बात समझ आ रही कि नहीं आई? तो वेबसाइट के बारे में कोई बात IS-38 में नहीं लिखी हुई थी। अगर कोई कंपनी नेटफ्लिक्स बना ले और नेटफ्लिक्स के थ्रू वो पैसे कमाना शुरू कर दे, तो नेटफ्लिक्स बनाने पे जो खर्चा आएगा, वो खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या वो बैलेंस शीट में जाएगा? ऐसी कोई बात IS-38 में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए फिर SIC-32 जारी करना पड़ा, जिसमें वेबसाइट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। और समझ आ गई सबको? ठीक है जी। इसी तरह से इफ्रिक 1 है कि भाई जब आपने प्लांट को 10 साल बाद उखाड़ के फेंकना है, तो उसको उखाड़ने पे जो खर्चे आएंगे, वो खर्चे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अच्छा, वो खर्चे बढ़ जाए या कम हो जाए, वो नुकसान होगा या फायदा होगा? वो नुकसान या फायदा कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट? ठीक हो गया। उसके ऊपर कोई बात IS-37 में मौजूद नहीं थी। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ा? हमें इफ्रिक 1 जो है वो स्टैंडर्ड को जारी करना पड़ा। और समझ आ गई बात है? तो ये बच्चों चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ तक कोई चीज़ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। ठीक है जी बच्चों, P2 P1 समझ आ गया सबको? ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट, उसमें 25 से 35 नंबर का एरिया आएगा बच्चों। और एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ IFRS, उसमें 35 से 45 नंबर का सवाल है। वेटेज समझ आ रही है जी? वो बोलो तो सही। अच्छा जी बच्चों, अब जरा हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना लीज का, IFRS 16।
अच्छा जी बच्चों, IFRS 16 स्टार्ट करने से पहले हम जरा QM को याद करते हैं। QM में हमने कुछ कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पढ़ी थी, याद है? तो आज बच्चों जरा उस चीज़ों को दोबारा क्लियर करते हैं। फर्ज करो बच्चों, आपने आज एक बैंक में इन्वेस्टमेंट की 10,000 रुपये और रेट है 10% कंपाउंडेड पर एनम। तो मुझे बताओ 5 साल बाद आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे? फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कुछ याद है? फार्मूला क्या है? A = P इंटू 1 + R⁴ n। ये फार्मूला आपने लगाना है, आंसर निकालना है। क्या आंसर आता है? 16105.1। तो समझ आ गई सबको? ओके क्लियर है? अच्छा बच्चों, जब आप किसी वैल्यू को उठा के फ्यूचर में लेके जाते हैं ना, इस चीज को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। फर्ज करो बच्चों, 5 साल बाद आपको मिलना है 20,000। तो आज आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं अगर रेट है आपका 12%? यानी क्या आंसर आएगा? ये कैसे आएगा? A = P इंटू 1 + R⁴ n। अब इसमें फाइंड हमने क्या करना है? P फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या रहेगा? A/, तो बच्चों ये पावर ऊपर जा सकती है? बोलो तो सही। सोचो। 20,000 इंटू 1.12 पावर क्या रहेगी? -5। तो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लेके गए, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। ठीक हो गया जी? तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में फर्क क्या है? मौत पै गई। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं? ठीक है जी। तो बच्चों ये याद रखना आपने, ये क्या चीज़ है?
आवाज नहीं आई, कंपाउंडिंग फैक्टर। और ये क्या चीज़ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जब पावर प्लस होगी तो, और जब पावर माइनस होगी, ये बात याद रहेगी। अच्छा, आपने क्यूएम में एक और चीज भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। आपने क्यूएम में एनओडी भी पढ़ी थी, याद है कुछ कुछ? ये जीरो का क्या मतलब है और वन का क्या मतलब? जीरो मीन्स टुडे, आज। और वन का क्या मतलब है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जीरो का क्या मतलब है फिर? और और सब कुछ पढ़ा है। जीरो का एक और मतलब भी था। हम्म, जीरो का एक और मतलब भी था, याद कर। स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, बच्चों इन सारी वैल्यूज को जीरो पे लेके आ, रेट है 6%। सारी वैल्यूज को बारी बारी जीरो पे लेके आए और आंसर निकालें। कंपाउंडिंग करेंगे या डिस्काउंटिंग? आवाज नहीं आई। डिस्काउंटिंग करें, करें जरा। हाँ जी। क्या क्या आंसर आता है बताएं जरा चावश। 943 पॉइंट। नेक्स्ट। 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 टोटल करें। 4212.3। और समझ आ गई थी बच्चों? बचपन में आपने इसका फार्मूला पढ़ा था, R × 1 माइनस 1 + R पावर -n/r। याद आ रहा है? R का मतलब क्या था?
आंसर निकालें। ठीक है जी। अच्छा, इस एग्जांपल में किसते हैं बच्चों, शुरू में है कि एंड पे हैं? आवाज नहीं आई। तो अगर किस्तें एंड पे होंगी तो फार्मूला समझ आ रहा है क्या लगेगा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, अब अगले वंस अगेन। किस्तें आगे स्टार्ट में। अब बच्चों, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या फर्क है? हाँ जी। कितनी इंस्टॉलमेंट सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है? सोचो 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 सोचो। देख लो देख लो देख लो। हाँ, बोलो तो सही। क्या? क्या ऊपर वाली पांचों किस्तें नीचे मौजूद है? बोलो तो सही। तो फिर एक्स्ट्रा क्या है? इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला फार्मूला है वो सेम टू सेम नीचे आएगा। सोचो जरा। ऐसे ही है। लेकिन इससे कितनी इंस्टॉलमेंट है जिनकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? पांच के छह? पांच। छठी का क्या करना है? छठी हम सिंपल ऐड कर देंगे, क्यों भला? क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो पे है। नहीं समझ आ रही? क्योंकि ऊपर वाला सिनेरियो में जो पांच किस्से जीरो पे लेके आए थे, इस फार्मूले से लेके आए थे, तो वो पांच किस्से तो यहाँ पे भी मौजूद है, तो उसी फार्मूले से जीरो पे आ जाएंगे। लेकिन जो जीरो पे है उसका क्या करेंगे? वो एज इट इज ऐड कर देंगे, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब फार्मूला क्या लगेगा बच्चों? 1000 1 माइनस 1.06। अच्छा, पावर में -6 लेंगे? क्यों? छह क्यों नहीं लेंगे जबकि किस्तें छह हैं? किस्तें ना टोटल छह हैं? किस्तें तो छह हैं, तो पावर में -6 क्यों नहीं आया? क्योंकि पांच किस्तों को डिस्काउंट करना है, छह को डिस्काउंट नहीं करना। नहीं समझ आई? तो बच्चों, किस्तें अगर स्टार्ट में होंगी तो क्या करना है और एंड पे होंगी तो क्या करना है, ये बात समझ आ रही? अच्छा, स्टार्ट में होंगी तो क्या करना है? तो आंसर क्या आएगा? सिंपल, जो ऊपर वाला आंसर उसमें हमने क्या किया? 1000 ऐड कर। कौन सा 1000? क्यों? क्यों ऐड किया? वो ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक की बात समझ लगी?
अच्छा जी, अब बच्चों हम देखते हैं लीज। लीज क्या चीज है? डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग समझ आ गई, किससे शुरू में हो एंड पे हो क्या करेंगे, समझ आ गई। अच्छा जी, अब बच्चों देखते हैं लीज। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। क्या मतलब है कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक बंदा अपने साथ कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है? हाँ जी, दो पार्टीज होनी चाहिए। समझ लगिए, एक पार्टी नहीं हो सकती। और बोलो तो सही, ठीक है जी। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी क्या करेगी और दूसरी पार्टी क्या करेगी? हाँ जी, एक पार्टी जो है वो एसेट देगी और दूसरी पार्टी कंसिडरेशन से क्या मुराद है? दुआएं। तो समझ लगिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एसेट होगा वो कौन सा होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हीकल वगैरह वगैरह। लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, मशीन भी हो सकती है, गाड़ियां भी हो सकती हैं, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और समझ लगी बात है? अच्छा, जो दो पार्टियां बच्चों उसमें से एक को कहेंगे लेसर और दूसरे को कहेंगे लेसी। लेसर कौन होगा और लेसी कौन होगा? जो एसेट प्रोवाइड करेगा वो लेसर है, और लेसी जिसको एसेट मिलेगा वो क्या होगा? लेसी। समझ आएगी बात? एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, फर्ज करो कि गोरमे कोला कंपनी है और एमसीबी बैंक है या निजाम बैंक है। गोरमे कंपनी का मालिक निजाम बैंक के मालिक से बात करता है और वो कहता है कि यार मेरे पास 20 सीनियर एम्प्लॉयज हैं। कितने? 20 सीनियर एम्प्लॉयज हैं। इन सबको मैंने गाड़ियां देनी है। क्या देनी है? गाड़ियां देनी है। तो मैं कैश पे बाय नहीं करना चाहता, मैं अपने 20 मुलाजमों के लिए 20 गाड़ियां रिक्वायर करता हूँ, और ये गाड़ियां मैंने कैश पे बाय नहीं करनी। मुझे गाड़ियां आपने अरेंज करके देनी है किस्तों पे। मिजान बैंक डील करेगा किसके साथ? फर्ज करो होंडा के साथ। होंडा किस्तों में गाड़ियां नहीं देता। अगर होंडा किस्तों में गाड़ियां देता तो गोरमे का मालिक कहाँ जाता? सीधा होंडा के पास जाता, मिजान बैंक के पास क्यों गया? नहीं बात समझ आ रही? ठीक हो गया? मतलब आजकल कुछ कंपनियां हैं जो किस्तों पे गाड़ियां दे रही हैं जी। नहीं नहीं, वो नीचे है या उस कंपनी का पता कर लो। ठीक है जी। अगर तो होंडा कंपनी किस्तों पे गाड़ियां देती तो ये बंदा मिजान बैंक के पास जाता। और बोलो तो सही, कहाँ जाता? सीधा होंडा के पास जाता। अब मसला ये है कि होंडा किस्तों पे गाड़ियां नहीं बेची, अब मिजान क्या करेगा? उधार पे क्या लेगा? हाँ, मिजान बैंक होंडा से क्या करेगा? गाड़ियां खरीदेगा। कैश पे के उधार पे? कैश पे। फिर क्या करेगा? फर्ज करो बच्चों, मिजान बैंक ने होंडा वालों से गाड़ियां ली और एक गाड़ी पड़ी उसको, फर्ज करो 5 मिलियन की। कितने की पड़ी? 5 मिलियन की एक गाड़ी पड़ी। ठीक हो गया? तो क्या वो ये 5 मिलियन की एक गाड़ी गोरमे को 5 मिलियन की बेचेगी? हाँ, क्या होगा? फर्ज करो वो उसमें 2 मिलियन का इंटरेस्ट ऐड कर देता है, तो गोरमे वालों को एक गाड़ी कितने की पड़ी? 7 मिलियन की। ये 2 मिलियन क्या है? इंटरेस्ट है। ये 2 मिलियन क्या है? इंटरेस्ट। तो क्या ये 2 मिलियन इंटरेस्ट पहले दिन ले लेगा? नहीं। ठीक है जी। तो होंडा ने कितना कमाया? 5 मिलियन। मिजान बैंक ने कितना कमाया? 7 नहीं कमाया, 2 कमाया। क्योंकि मिजान बैंक का बीच में क्या फायदा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मिजान ने 7 थोड़ी कमाया, मिजान को तो 2 मिला।
अजम शुद्ध ठीक हो गया। और गोरमे को कितना खर्चा पड़ गया? गोरमे को 7 का पड़ा। अगर गोरमे के पास पूरा 5 मिलियन कैश होता तो सीधा होंडा के पास जाता। वो मिजान के पास गया ही क्यों? क्योंकि उसके पास कैश था नहीं। उसने कहा किस्तों पे गाड़ियां ले ले। और समझ आ गई बात है? ठीक हो गई? तो बच्चों ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इसमें तो 3 पार्टियां हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो 3 पार्टियां आ गई। अब लीज का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? होंडा के साथ पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पहले दिन ही खत्म हो गया। सोचो, क्या होंडा वाले साल बाद 2 साल बाद मिजान वालों से रब्ता करेंगे? बात खत्म होगी पहले दिन। लेकिन मिजान और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये 5 साल 7 साल 10 साल तक चलेगा। और समझ आ गई बात? ठीक है जी बच्चों, तो ये बात अपनी अच्छी तरह से याद रखनी है। अब एक सवाल है, उसको करते हैं तो बातें समझ आएंगी। सवाल पहले पढ़ते हैं जी। ऑन 1 जनवरी 2020 ए कंपनी ऑब्टेन्स ए स्मॉल बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन। क्या चीज परचेज की है बच्चों? फ्रॉम ए लीजिंग कंपनी। अच्छा, होता ये है, आपने नाम सुना होगा नईम इलेक्ट्रॉनिक्स, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लोग क्या करते हैं? ये किस्तों पे चीजें बेचते हैं, ऐसे ही है। तो बच्चों समटाइम बैंक किस्तों पे चीजें दे रहे होते हैं और समटाइम कुछ कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो किस्तों पे चीजें दे रही। जरूरी नहीं कि बैंक ये काम कर रहे हैं। और समझ आ रही बात की कि नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, बैंक भी ये काम करते हैं और कुछ कंपनियां भी ये काम करती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? लीजिंग कंपनी। ठीक है जी, अंडर ए लीज। अच्छा, उस लीजिंग कंपनी ने वो चीजें जो वो बेच रही है, कहीं और से वो चीजें ली होंगी या खुद बनाई होंगी? सोचो 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 सोचो। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मोबाइल बेच रहे हैं वो खुद बना रहे हैं? वो खुद तो नहीं बना रहे, तो कहीं से उन्होंने क्या किए होंगे। लेकिन जितने का बाय किया होगा उतने का किस्तों में बेच रहे हैं, उतने का नहीं किस्तों में बेच। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है जी। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 7710। इसका क्या मतलब है? हैं? नहीं, अगर आप अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाए उसको कि मैंने मोबाइल कैश पे लेना है, तो क्या अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे से इतने का लिया होगा? इतने का तो नहीं लिया होगा। अगर इतने का ही लिया और कैश पे इतने का भेज रहा है तो फिर वो क्या कमा रहा है? और समझ आई बात की? तो कैश प्राइस मशीन की कितनी है बच्चों? 7710। वाइल द अमाउंट टू बी पेड वाज 10,000। ये क्या है? हैं? तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? हाँ जी, 2290। ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट है। समझ आ गया आपको? अच्छा, क्या ये 10,000 इकट्ठा देना है? अगर 10,000 इकट्ठा देना होता तो फिर कैश भी ले लेते, सस्ता पड़ जाता। तो इसका मतलब है 10,000 इकट्ठा नहीं देना। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2,000 डिपॉजिट। हाँ जी, ये 2,000 क्या है? आज की तारीख या साल बाद? कैसे पता लगा? ये पेमेंट 0 पे है कि 1 पे है? समझ आ रही बात की? कितने पैसे दे दिए, बाकी कितने रहते हैं? 8,000। विद द बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। कितनी किस्तें देनी है? तो हर किस्त कितनी होगी? 2,000 की। टोटल किस्तें कितनी होगी? 4। सोचो 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 सोचो। हाँ जी, टोटल किस्तें कितनी है? 5 है। सोच लो, सोचो सोचो तसल्ली से। 5 कैसे हैं? 2,000 आज दे दिया है, तो बाकी भी तो 2 ही देना ना, कि नहीं? तो टोटल किस्तें कितनी बनती हैं? 5। अच्छा, द चार्ज ऑफ 2290 रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट।
क्या ये 2290 निकाला हुआ है आपने, और ये इंटरेस्ट है, और वो कहता है वो जो इंटरेस्ट है ना वो 15% के रेट पे निकला हुआ है। रेट भी उसने बता दिया सवाल में, रेट क्या है, 15%। कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। अब जो पहली किस्त आपने जमा करवाई उसमें सूद होगा, सोचो 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 सोचो, जो पहली किस्त जमा करवाई उसमें कोई सूद क्यों नहीं है, क्योंकि वाज पे की है। सूद किस में होगा, जो किस्तें फ्यूचर में पे करनी, ऐसी है। अच्छा, जब आपने बच्चों मशीन ले ली, क्या ले ली, तो वो जब आप इस्तेमाल करेंगे वो डेप्रिशिएट भी तो होगी ना। एक तरफ तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, लेकिन एक तरफ मशीन भी तो डेप्रिशिएट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। ऑनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। कहते हैं जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ना तो मशीन उसी को दे देंगे, वापस नहीं लेंगे। सोचो जरा, ये गाड़ियां गवर्नमेंट ने ली थी मिजान से वापस करने के लिए, ये 5 साल बाद वापस कर देंगे। और समझ आ गई बात है। अच्छा जी, ये सारा सवाल समझ आ गया बच्चों। तो कहता है कैलकुलेट लीज पेमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। क्या आप लीज पेमेंट निकाल सकते हैं, कितनी होगी लीज पेमेंट, 10,000। सोचो, लीज पेमेंट से क्या मुराद है, जो आपने टोटल पैसे देने, ठीक हो गया, उसको लीज पेमेंट कहते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट से क्या मुराद है, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट है। सोचो 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 सोचो, ये निकाला आंसर। लेकिन ये आपने एक फार्मूले से आंसर निकाला, वैसे तो ये दिया हुआ सवाल में, लेकिन आप फार्मूले से कैसे आंसर निकालेंगे, अभी अभी मैंने आपको सिखाया डिस्काउंटिंग। समझ आ रही बात की, निकाले जरा, शाबाश। हाँ जी, कैसे आंसर निकालेंगे, हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों, पहला आंसर आएगा 10,000। सीधा सीधा कैसे, 2,000 इंटू 5, ये 2,000 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो क्लियर है सबको। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट मैंने 2,000 लैदा क्यों लिखा और बाकी 2,000 लैदा क्यों लिखा, कि जो वैल्यू आ जाए वो उसमें कोई डिस्काउंटिंग वो लैदा, और बाकी 2,000 के साथ ये -4 क्यों आया, जबकि यहाँ पे 5 था, ऊपर 5 किस्तें नीचे 4 किस्तें हैं, ये क्या सीन है। हम्म, समझ आएगी सबको। तो बच्चों जब इन वैल्यूज को डिस्काउंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7710। तो ये वही वैल्यू आएगी जो आज कैश प्राइस है उसकी। सादा अल्फाज में लीज पेमेंट में से जब सूद निकाल देंगे तो जो आंसर आएगा वो कैश प्राइस ही होगी, और ठीक है, क्योंकि कैश प्राइस में ही सूद शामिल किया तो लीज की किस्तें बनती हैं। तो क्लियर है बच्चों, रिक्वायरमेंट नंबर ए समझ आ गई सबको, इसमें कोई मसला है तो बता दें। क्लियर है। रिक्वायरमेंट नंबर बी, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। किसकी किताबों में एंट्री करनी है, अब लेसी की किताबों में बच्चों एंट्री लैदा होगी और लेसर की किताबों में एंट्री लैदा होगी। एक एसेट दे रहा है और दूसरा एसेट ले रहा है, तो एंट्रियां सेम नहीं होनी। समझ आ गया, तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि किसकी किताबों में एंट्री पास करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि लेसर की किताबों में एंट्री मांगे और आप लेसी की पास कर रहे हैं। ठीक है जी। इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 एंड 31 दिसंबर 2021।
अब जरा सोचे 20 में सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? और किस तारीख को होगी? है सबसे पहली एंट्री किस तारीख को होगी? मई में, जुलाई में, सितंबर? कब होगी? ये कम जनवरी क्यों? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या एंट्री होगी जरा सोचो। क्या मशीन आ रही है कि जा रही है? तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? और क्रेडिट क्या होगा? कैश। क्या कैश पे कर दिया सारा? कैश तो पे नहीं किया। अगर तो सारा कैश पे कर दिया होता तो फिर लीज वाला सिलसिला ही ना होता। नहीं समझ आ रही? क्या प्लांट आपने 2,000 का लिया है? क्या प्लांट के 5 हिस्से करके एक हिस्सा उठा के लेके आए हैं? क्या प्लांट की सिर्फ मोटर निकाल के लेके आए हैं? क्योंकि पैसे सिर्फ उतने दिए थे। हाँ जी, तो बोलो तो सही है। तो बच्चों, आप एंट्री करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। वो प्लांट आज कितने का था? अगर आज आप कैश पे लेते तो कितने का मिलता? अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो 10 का पड़ा, तो मशीन 10,000 से रिकॉर्ड करें। तो बोलो तो सही कि आप मशीन को 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे कि 7710 पे? 10,000 पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो 10 का ही है। लेकिन खरीदा तो नहीं है। सोचो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मशीन अल्टीमेटली आपको 10 की पढ़नी है। मतलब जिस दिन आप मशीन ले रहे हैं आपको पता है 10,000 की पढ़नी है आप, तो फिर आप वो मशीन 10,000 पे डेबिट क्यों नहीं कर रहे? 7710 पे डेबिट क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, यहाँ पे याद करें आपने बोरिंग कॉस्ट पढ़ी थी। बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। ऐड तो होती है, तो फिर आप ऐड क्यों नहीं कर रहे? पहले सोचो, बोरिंग कॉस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड होती है कि नहीं होती? पढ़ा हुआ है ना आपने कि नहीं पढ़ा हुआ? तो फिर सवाल यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे ऐड क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, IS 23 में डेफिनेशन पढ़ी थी आपने कि बोरिंग कॉस्ट हर एसेट में ऐड नहीं होती, क्वालिफाइंग एसेट में ऐड होती। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या बोला है? क्योंकि 400-500 साल पहले पढ़ा था, कहाँ याद आना? जिसको बनाने के लिए सब्सटेंशियल टाइम चाहिए। तो क्या ये मशीन को चलाने के लिए या बनाने के लिए सब्सटेंशियल टाइम चाहिए? नहीं, ये तो बनी बनाई मशीन है। निकलो दांत, जो पढ़ा है वही याद नहीं आ रहा है, बुढ़ापा छा गया है। ठीक है जी। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होता तो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाता, लेकिन ये क्वालिफाइंग एसेट है नहीं। पहले दिन मशीन ली या पहले दिन ही रनिंग कंडीशन में है। और समझ आ रही बात की? तो बच्चों इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा 7710। अच्छा, तो जिस दिन आपने मशीन ली कैश पे कर दिया, तो बाकी तो नहीं किया ना? तो फिर आपके सर पे कर्जा चढ़ गया कि नहीं चढ़ा? 10,000 का। सोचो सोचो सोचो, आपने मशीन ली, आपके सर पे कर्जा 10,000 का है, जबकि पे तो 10,000 ही करना है। तो कर्जा 10,000 का है कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। है कितना है? चले पता नहीं है तो कितना है? बोलो। कर्जा कितना? 8,000 है। दो पे कर दिया, ठीक है। कितना कर्जा है? 8,000 का है। और आधे घंटे बाद आपका दोस्त फोन करता है, यार तेरी मेहरबानी है, सूद वाले काम च ना पई, मैं आ रहा तेरे को, जिन्ने पैसे ने मैं देना। अब वो बंदा आया, कितने पैसे लेके आएगा वो?
2,000 आपने पे कर दिया, अभी आप 8,000 कह रहे थे। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। आपके सर पे कर्जा है कितना ये बताओ, तसल्ली से सोचो। हाँ जी, और कर्जा कितना है? अभी 8,000 कह रहे थे। 8,000 है। हाँ, क्यूएम पड़ी है, इंट्रो पड़ी है, FR1 पड़ी है, लोन की कैलकुलेशन बोरिंग कॉस्ट में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, कर्जा 8,000 है। अगर तो कर्जा 8,000 है और आपका दोस्त फोन करे कि मैं आ रहा तेरे को यार, तेरी मेहरबानी, तो फिर तो 8,000 लेके आए। तो अगर वो 8,000 नहीं लेके आएगा, इसका मतलब है कि फिर कर्जा 8,000 का नहीं है। वो कितने पैसे लेके आएगा अपने घर से? 5,710। तो कर्जा फिर 8,000 नहीं है। कितना है? 5,710। क्यों 5,710 कैसे? 2,000 दे दिया है और बाकी 5,710 रहता है, ऐसे ही है। अच्छा, बहरहाल बच्चों पहली एंट्री करेंगे हम राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। किससे? 7,710 से। अभी पखेरा मैं का पखेरा पखेरा बटन में पखेरा मतलब पखाना चलता है मैं। और समझ आ गई बात है? तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी। ना उसमें सूद ऐड होना है, ना उसमें सूद ऐड होना है। नहीं समझ रही बात? लेकिन उसमें सूद ऐड नहीं होना, वो तो IS 16 या IS 23 कह रहा है। लाइबिलिटी में सूद ऐड नहीं होना, या IS 16 नहीं कह रहा, या IS 23 भी नहीं कह रहा। समझ आइए? एसेट में सूद ऐड नहीं हुआ, ये बात हमें IS 16 से पता चल जाएगी या IS 23 से पता चल जाएगी। लेकिन लाइबिलिटी में सूद ऐड नहीं हुआ, इसका IS 16 या 23 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि IS 16 और 23 एसेट के ऊपर डिस्कशन करता, लाइबिलिटी के ऊपर डिस्कशन नहीं करता। तो लाइबिलिटी में सूद क्यों नहीं ऐड हुआ? मतलब यहाँ पे आपने 10,000 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे 10,000 आना चाहिए था। कर्जा तो कर्जा होता है। हाँ जी, कर्जा तो कर्जा होता है। कर्जा आपने जो वापस करना है वो 10 करना है। तो 10,000 से लाइबिलिटी रिकॉर्ड क्यों नहीं की? हाँ, ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना बच्चों। देखो, वो बिजली जो भी आपने इस्तेमाल नहीं की वो आपकी लाइबिलिटी है। वो हॉस्टल जो आपने इस्तेमाल नहीं किया उसका रेंट आपकी लाइबिलिटी है। और बोलो तो सही, क्यों नहीं है? जो चीज़ यूज ही नहीं की वो लाइबिलिटी बन नहीं सकती। मतलब आज अभी इसी वक्त आपका दोस्त आपको फोन करे, यार तू कर्जा तेरे सिर पे कितना, मैं आके तेनों पैसे दे रहे हैं, तो क्या कर्जा आपके सर पे 8,000 है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इंटरेस्ट आप सोच के बैठे हुए हैं, वो इंटरेस्ट अभी आपके सर पे पड़ा नहीं है। वो इंटरेस्ट आपके सर पे अभी पड़ा नहीं है, तो इसलिए वो आज लाइबिलिटी नहीं। और समझ लगी है? अक्रूवल कंसेप्ट समझ लें उसको, या मैचिंग कंसेप्ट समझ लें कि लाइबिलिटी में इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि वो इंटरेस्ट का ताल्लुक टाइम के साथ, और टाइम अभी गुजरा नहीं। और एसेट में इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं हुआ? हालांकि बोरिंग कॉस्ट ऐड होती है। तो एसेट क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है जी? तो दोनों की अपनी अपनी वजूहत हैं। वो डेबिट साइड पे क्यों नहीं आया, उसकी अपनी वजह है। और क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, उसकी अपनी वजह। हजम शुद्ध। अगला पॉइंट बच्चों, उसी दिन आपने चूंकि पैसे दे दिए, उसकी एंट्री अलहदा कर लें। अब इकट्ठी भी कर सकते थे, अलहदा भी कर लें, कोई मसला नहीं। जब आपने 2,000 रुपये दे दिया तो क्या एंट्री पास करेंगे? लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ये दोनों एंट्री समझ आ गई? ये वाली एंट्री भी क्लियर और ये वाली एंट्री भी क्लियर। अब साल गुजरा, ईयर एंड पे पहुंचे, तो क्या एंट्री करेंगे? क्या मशीन आपके पास है या किसी और के पास है?
तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? बैंक। हम क्यों करेंगे? मशीन हमारे पास है, यूज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारे मुताबिक मशीन चलती है, ये बैंक वाले पूछते हैं। अब बोलो तो सही, ये बैंक वाले कहेंगे भाईजान सुबह 8 बजे मशीन ना चलाना, कह सकते हैं वो? नहीं कह सकते। तो किसके कंट्रोल में है? तो जिसके कंट्रोल में है फिर डेप्रिसिएशन भी वही चार्ज करे। समझ आ गई थी? अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी बच्चों? क्या सवाल में उसने डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है? कितना है? 20%। तो 20% किसका लेंगे? 10,000 का। किसका लेंगे? 2,000 का लेंगे। हाँ, ये 7710 क्या बला है? पता नहीं क्या है। हाँ? क्या है? ये कर्जा है? तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट हो गई। FAR बंदे हालात चेक कर। वो जो जो मशीन की वैल्यू है उसको कर्जा कहते हैं, है ना? मशीन इज कर्जा। ठीक है जी। तो 7710 इंटू 20%, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी बच्चों कितनी? 154। एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये बात समझ लगी? अब बच्चों आपने QM के अंदर एक अमोर्टाइजेशन टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो। नहीं ना याद आ रहा? अब आपको मैं QM याद कराता हूँ पहले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनोडी, याद करो। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या लिखा हुआ था? अमोर्टाइजेशन। उसमें ये टेबल बनाया था किसी जमाने में। इसके 3-4 कॉलम थे, ऐसे ही है। यही टेबल आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो कोई चीज हम नई नहीं पढ़ रहे, सब पुराना है। अच्छा जी। अब बच्चों अमोर्टाइजेशन टेबल में याद रखिएगा आपने करना क्या है। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा ना उस दिन से टेबल शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था? 1 जनवरी 2000 को। इसके कितने कॉलम बनने हैं बच्चों? आवाज नहीं आई। 5 कॉलम। पहला कॉलम किस चीज का होगा? डेट। दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और पांचवा बैलेंस। 1 जनवरी 2000 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपके सर पे कर्जा कितना है? आवाज नहीं आई। 7710। इतने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना? अब बोलो तो सही। फिर 1 जनवरी 2000 वाले दिन ही आपने कितने पैसे दे दिए? क्योंकि ये पैसे पहले दिन ही दे दिए थे, इसके अंदर कोई सूद है? इसके अंदर कोई सूद नहीं। तो चूंकि सूद कोई नहीं है तो ये 2000 सीधा के सीधा कहां से जाके माइनस हो जाएगा? हाँ, वही आंसर कैसे आया? तो ये 5710 पहले दिन था कि साल के आखिरी दिन था? ये पहले दिन ही था। और समझ आ गई सबको? फिर अगली पेमेंट कब करनी है आपने? 5 साल बाद? आवाज नहीं आई। अगले साल के शुरू में। पढ़ो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ उसने। अगले साल के शुरू में। एक ही बात होगी। तो अगले साल के शुरू में। तारीख से कर, तारीख तारीख कितने लिखी? हाँ, 1 जनवरी का स्पेलिंग यही है। DECEMBER = जनवरी। अच्छा नहीं, 31 दिसंबर को बच्चों पेमेंट करनी है। लेकिन 31 दिसंबर को जब पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर सूद होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन वो सूद निकालना कैसे है? हाँ जी।
निकाले जरा, शाबाश। है 856 ये आंसर कैसे निकला? इसका क्यों नहीं दिया? है क्योंकि हमारे सर पे असल कर्जा 7,000 था नहीं, 5,710 था, तो रेट उस पे लगी। तो 5,710 का क्या करेंगे? 15% लेंगे, क्या आंसर आएगा? 856.5। अच्छा, पेमेंट कितनी करनी है? 2,000। तो उस 2,000 में से क्या करें? सूद को साइड पे कर दें। बाकी कितना बचेगा? 1143.5। अब इसका क्या करेंगे? 570 में से माइनस करेंगे, और आंसर क्या आएगा? 4,566.5। समझ आ गई सबको? अगली पेमेंट करनी है, तो सूद कैसे निकालेंगे? निकालें निकालें, शाबाश, अपनी अपनी कैलकुलेशन करें। हाँ जी। और टेबल सबको समझ आ गया? टेबल बना लिया कंप्लीट? तो बच्चे, टेबल का आखिरी वैल्यू जो है ना, उसकी जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं ना आ रही, तो इसका मतलब है टेबल का बेड़ा गर्क कर चुके हैं आप। टोटल पेमेंट नहीं बनती है, उसमें सूद कितना है? के लिए 10,000 के दो टोटे हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन, पता नहीं 31 दिसंबर की रात को क्या एंट्री होनी है।
हाँ भाई, अब बताए साल के एंड पे क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ली हमने, क्या साल के एंड पे को सूद पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो पहले तो सूद की एंट्री करें ना। ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है? 856.5। अच्छा, ये एक्सपेंस बन गया, लेकिन क्या उसी दिन पेमेंट भी हो गई कि नहीं हुई? अब बोला तो सही, क्या पेमेंट उसी दिन हुई है या 2 साल बाद जाके हुई है? उसी दिन पेमेंट हो गई है। तो बच्चों फिर हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। पेमेंट कितनी हुई है? आवाज नहीं आई। 2,000 की। तो बच्चों 2,000 से आपका कैश गया गया, और 856.5 से आपका एक्सपेंस बन गया, और बाकी आपका जो लोन है, उस लोन में कमी वाक़या हुई। कोई एंट्री समझ आ गई? बोलो तो सही। अच्छा, अगले साल के शुरू में यकम जनवरी 2001 वाले दिन कोई एंट्री होगी? सोचो, अगले साल यकम जनवरी वाले दिन कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? है? अगले साल में मशीन ही लेनी। ठीक है जी। तो साल के शुरू में एंट्री हर साल होगी या सिर्फ पहले साल? सिर्फ पहले साल होगी, अगले साल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, मशीन आपने सिर्फ पहले साल खरीदी है, बार बार मशीन नहीं खरीदनी, तो बार बार यकम जनवरी वाली एंट्री नहीं आनी। तो फिर अगले साल एंट्री कब होगी? अगले साल के एंड पे जाके एंट्री होगी। कौन सी? बोलो 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 बोलो, शाबाश। अगले साल के एंड पे 2 एंट्री होनी है, कौन कौन सी? पहली एंट्री होनी है डेप्रिसिएशन की, सोचो। और अगली एंट्री इंटरेस्ट वाली। अगले साल के एंड पे नोट करो, यकम जनवरी को कोई एंट्री नहीं होनी। 31 दिसंबर 2001 वाले दिन डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है। ठीक हो गया? और दूसरी एंट्री बच्चों क्या होनी है वो बताएं जरा, शाबाश। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 856 है। कैश और लोन, क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एंट्री पास करने के लिए टेबल सामने होना जरूरी है। तो जिसका ये टेबल गलत, तो उसकी एंट्रीज भी गलत। तो टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो एंट्रियां बच्चों टेबल की बेस के ऊपर हैं, टेबल गलत बन गया तो एंट्रियां भी गलत होंगी, ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। तो अगले साल के एंड पे बच्चों की एंट्री होगी थी लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ये एंट्री हर साल सेम होनी है? नहीं। ठीक है जी, ये बात याद रखनी। पिछले साल कोई और वैल्यूज थी, इस साल कोई और वैल्यूज। और ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा वो सारा समझ आ गया जी। पार्ट ए हम कर चुके हैं, पार्ट बी हम कर चुके हैं, पार्ट सी हमने कल देखना है। ठीक हो गया? कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग समझ आ गई, लीज का पहला सवाल समझ आ गया, रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेशन समझ आ गई, एंट्रियां समझ आ गई, टेबल कैसे बनाना है समझ आ गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।